नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। और आज आप सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी परिंदे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंधियारी गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती चढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की दहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा है मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की एक फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिराई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थीं, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थीं। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर लीं। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हेमंती के गानों का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता, उसे याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह दहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही है? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गईं। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई।
लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली। लॉन पर लगे चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर आती। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मिस्टर मुखर्जी हॉवर्ड के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हॉवर्ड को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हॉवर्ड। थैंक यू मिस लतिका। हॉवर्ड के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तावे के रंग जैसा लग रहा था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हॉवर्ड? हॉवर्ड ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हॉवर्ड चोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे। फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लतिका ने कहा। चलिए ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों में स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा ज़रूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या सहानुभूति दिखलाए। एक ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकरेसी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे से परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह तो पिछले सालों से सुनने में आ रहा है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, हॉवर्ड ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ लॉन की तरफ देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, दोनों के मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था।
पता नहीं मिस बुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले यह क्या ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने। हॉवर्ड ने कहा, पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते। लतिका कुर्सी पर आके छुपकर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई। डॉक्टर बार में बैठे थे। वॉल रूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस्टर ग्रीस नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह कुछ ठहर सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आईं। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिराया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगीं। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ आया। धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल ऊर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हैं। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजाने देश की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने उसकी प्रिंसिपल मिस बुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कस आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हॉवर्ड का प्रेम पत्र मिला, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ नहीं लिखा, जो कभी उसकी समझ नहीं आया। पर उसे हॉवर्ड की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र भी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हॉवर्ड का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी तो केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता। अपने सुख का भ्रम मानो हॉवर्ड की गलतफहमी से जुड़ा था। हॉवर्ड ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान लग रही है। बिना बाकी पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता के साथ मोमबत्तियां बुझने लगीं। डॉक्टर मुखर्जी ने सियार का नया कस लिया।
सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। हॉवर्ड की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुनों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हार्वर्ड के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। हॉवर्ड उसे हंसी के एक ही ठाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो, हॉवर्ड? डॉक्टर ने कहा। हॉवर्ड दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता है कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर में यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ मुझे कौन जानता है, यहीं शायद मर भी जाऊँ। हॉवर्ड, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? हॉवर्ड विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा है। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते हैं, जिसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हॉवर्ड ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्ती की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वही हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका, किंतु उस रोज़ कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली थी, शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका। हॉवर्ड के आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हॉवर्ड, तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो? हवा में हल्के झोंके से मोमबत्तियाँ एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हॉवर्ड और डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर तक कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो हॉवर्ड हड़बड़ाकर उठ खड़ा हो गया। बोला, अच्छा डॉक्टर, चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट हॉवर्ड, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके ही उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ और भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्कूल में ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरी को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें उठाई तो देखा करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसलिए ट्रे मेज पर रखा अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए।
लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिंचाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, हमेशा खींच तान कर एक ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गईं। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गईं। बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब तो यह जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे अंग्रेज। 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते 50 घोड़े वाले जमा हो जाते। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते हैं। अब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है कि जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में भी इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। फिर तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटने लगते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ या पानी दरारों से टपकता रहता। लतिका को याद आया, पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, हॉवर्ड साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए, कहते हैं छाती में तकलीफ़ है, यह मौसम उन्हें रास नहीं आता। कह रहे हैं लड़कियों की बस में वह भी कल चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि हॉवर्ड के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और खिड़की के बाहर बादलों को मड़ता देखती रही। हॉवर्ड का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय लगता। वह अपनी मूक निरी याचना में उसे कोस रहा है और उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न न कर पाती। ना उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता। उसे लगता कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए और धागे के जिस सिरे को पकड़ती है खुद वह गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी। कमरे की टिन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई बिस्तर को तय लगाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए और बड़े आईने तक आई। उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में उलझी रही और गुमसुम वो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिससे कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहा करता था। उनके गदोले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगा। स्कूल में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साएं साएं करने लगते। डर के मारे नींद नहीं आती। तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब वह खोई खोई सी सो जाती तब करीमुद्दीन लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलावा भेजती
और बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर की छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लोन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते, कभी छिप जाते, मानो चलती ट्रेन से उन्हें कोई देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। हवा के झोंके से उसकी आंखें झप गईं। उसे जितने काम याद आते उतना ही आलस घना होता। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। अब वह इन कामों से ऊबती नहीं थी। धीरे धीरे सब निबट जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती तो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती, परेशानी और दिक्कत होती, किंतु देर सवेर सबसे छुटकारा मिल जाता। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती तब मन उचाट हो जाता। खाली कॉरिडोर में घूमती हुए, कभी इस कमरे में और कभी उसमें, वह नहीं जान पाती कि क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछता, मिस लतिका, आप छुट्टियों में घर नहीं जा रही, तब वह लतिका क्या कहे? डिंग डांग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के बाहर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाल गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, कैंटोनमेंट में जाने वाली पक्की रोड पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाज़ें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थीं। ब्लेसेड और द मीक फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनका प्रकाश आगे बैठी लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने वाले पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी। अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही बड़बड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रखी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूटी, जिस मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भुकुटियां चढ़ गईं। अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधले में फादर का तीखा एवं फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइट। अब डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट से जम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती। वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता। धन्यवाद।